और दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एनआईए का बड़ा खुलासा हुआ, जहां आतंकी ड्रोन से बम धमाके की साजिश रच रहे थे। ये जानकारी प्राप्त हुई है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में बदलाव कर धमाके की योजना बनाई गई थी। एनआईए ने खुलासा किया है कि कार ब्लास्ट से पहले रॉकेट धमाके की योजना भी बनाई गई थी। टेक्निकल एक्सपर्ट्स की ये सभी आतंकी मदद लेना चाहते थे। एनआईए की तरफ से ये जानकारी सामने आई है। और दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को आत्मघाती कार हमला करने वाले व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल ने पहले हमास की तरह ड्रोन और रॉकेट से हमले की प्लानिंग की थी। एनआईए ने आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर के एक और साथी यानी कि जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश की गिरफ्तारी के बाद इस बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया। एनआईए ने जानकारी दी है कि जसीर को छोटे ड्रोन हथियार बनाने का अनुभव है। उसने आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए डॉक्टर उमर को टेक्निकल सपोर्ट भी दिया। वो हमले की साजिश में सक्रिय रूप से शामिल था। जसीर ड्रोन को मॉडिफाई कर आतंकी हमलों की साजिश रच रहा था और रॉकेट बनाने की कोशिश भी कर रहा था। जसीर ने बड़ी बैटरी से लैस शक्तिशाली ड्रोन बनाने की कोशिश की थी। ड्रोन को कैमरों के साथ भारी बम ले जाने के लिए मॉडिफाई किया गया। भीड़भाड़ वाले इलाके में ड्रोन बम गिराने की योजना बनाई गई थी। जसीर ने इंटरनेट पर मौजूद सामग्री से ड्रोन हमले की तकनीक सीखी। और फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के तहत जल्द ही ईडी की एंट्री भी अब हो सकती है। ईडी जल्द ही अल-फलाह यूनिवर्सिटी की फंडिंग की जांच करेगी। यूनिवर्सिटी की फंडिंग और विदेशी फंडिंग की जांच के लिए ईडी ने एनआईए और दूसरी एजेंसी से केस से जुड़ी सारी जानकारी और एफआईआर की कॉपी भी मांगी है। बताया जा रहा है कि ईडी बहुत ही जल्द इस मामले में ईसीआईआर दर्ज कर सकती है। ईसीआईआर के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी में सर्च ऑपरेशन और यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों को समन भेजने की कार्रवाई भी शुरू हो सकती है। देखिए, पूरा मामला फंडिंग के सोर्स और उसके इस्तेमाल की तफ्तीश से जुड़ा हुआ है। तो ये तस्वीरें सामने आई है अल-फलाह यूनिवर्सिटी, जिससे ये सभी व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के लोग जुड़े हुए थे, आतंकी जुड़े हुए थे। अब ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी की फंडिंग की भी जांच की जा रही है और अब इस पूरे मामले में ईडी भी एंट्री करने वाली है। और दिल्ली धमाके की जांच अब साफ तौर पर पाकिस्तान के आकाव तक पहुंच रही है। लश्कर से लेकर टीआरएफ और जैश-ए-मोहम्मद तक के धमाके में शामिल होने का शक उसी आतंकी नेटवर्क की ओर इशारा कर रहा है जो भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रचता रहा है। दिल्ली धमाके का लश्कर कनेक्शन क्लियर। दिल्ली धमाके के आरोपी को टीआरएफ ने दी श्रद्धांजलि। लश्कर-ए-तैयबा का हिस्सा है द रेजिडेंस फ्रंट। जैश-ए-मोहम्मद से भी जुड़ चुके हैं दिल्ली धमाके के तार। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिम्मेदार द रेजिडेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ अब दिल्ली धमाकों के आरोपियों से खुलेआम हमदर्दी दिखा रहा है। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े टीआरएफ ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके की जिम्मेदारी भले ही न ली हो, लेकिन संगठन ने एक पोस्ट जारी कर यह साफ कर दिया कि हमला करने वाला उसका समर्थक था। टीआरएफ ने डॉक्टर उमर को शहीद बताते हुए श्रद्धांजलि दी है। इस बीच दिल्ली ब्लास्ट में शामिल बाकी आरोपियों के भी पाकिस्तान से जुड़े आतंकी संगठनों से संबंध सामने आ रहे हैं। जांच एजेंसियों को लगातार ऐसे डिजिटल ट्रेल और संपर्क मिल रहे हैं जो साफ संकेत देते हैं कि इस पूरी साजिश की डोर सीधे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के पास थी। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर नबी, जिसने दिल्ली में कार विस्फोट को अंजाम दिया था, उसे हवाला के जरिए जैश-ए-मोहम्मद से लगभग 20 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों को मिली तलाशी में जो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई, जो जैश-ए-मोहम्मद नेटवर्क से जुड़े मॉड्यूल की ओर इशारा करती है। जांच में यह भी सामने आया कि ब्लास्ट में शामिल उमर और मुजम्मिल ने धमाके से पहले तुर्की की यात्रा की थी, जहां उन्होंने जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर्स से संपर्क किया। इस साजिश में जैश-ए-मोहम्मद द्वारा तैयार किए गए डॉक्टर मॉड्यूल का भी खुलासा हुआ है, जिसमें जमात-उल-मोमिनात नाम की महिला विंग की भर्ती और प्रचार की साजिश भी जुड़ी है।
इस मॉड्यूल में शामिल जिन डॉक्टरों का अल फलाह यूनिवर्सिटी से संबंध है, माना जा रहा है कि उनकी रूटिंग पाकिस्तान कश्मीर नेटवर्क तक जाती है। जांच एजेंसियों को शक है कि PAFF यानी कि पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, जिसे जैश ए मोहम्मद का शैडो ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, इस ब्लास्ट के साजिश में शामिल हो सकता है। दिल्ली धमाके की हर कड़ी आखिर पाकिस्तान की सरजमी तक जाती दिख रही है। TRF हो, लश्कर हो या जैश, नाम बदलते रहते हैं, लेकिन ठिकाने वही, इरादे वही। दिल्ली ब्लास्ट ने एक बार फिर पाकिस्तान के आतंकी खेल का चेहरा बेनकाब कर दिया है। दिल्ली धमाके की जांच अब सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि पाकिस्तान की आतंक फैक्ट्री का ताजा सबूत बन गई है। और इस बीच कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई का एक विवादास्पद बयान सामने आया, जहां दलवाई ने कहा कि चुनाव के दौरान हमेशा बम कांड क्यों होता है। दलवाई ने कहा कि कश्मीर में अन्याय हो रहा है, उसका कुछ होगा, ये सवाल पूछा है दलवाई की तरफ से। हुसैन दलवाई की तरफ से कहा गया कि घाटी में अन्याय के दुष्परिणाम होंगे। ये विवादास्पद बयान दलवाई की तरफ से सामने आया है। इलेक्शन आने के बाद बराबर बम कांड क्यों होता है, ये इसका भी जांच होनी चाहिए। दूसरा ऐसा है कि जिस ढंग से कश्मीर में अन्याय हो रहा है, उसका भी परिणाम कुछ होगा, ये मानना चाहिए। RSS जिस ढंग से प्रचार वगैरह करती है, ऋतुम्बरा का ये आया था, उनको वो छोड़े, तो क्या सरकार RSS का भी जांच करेगी, ये हमारा सवाल है। और हुसैन दलवाई के बयान पर बीजेपी का भी पलटवार सामने आया। कांग्रेस पर वोट बैंक के लिए आतंक का समर्थन करने का आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। साथ ही हुसैन दलवाई जैसे नेताओं पर कार्रवाई की भी मांग की गई है। लाल किले पर जो धमाका हुआ, उसको लेकर महबूबा मुफ्ती का बयान आया। उन्होंने कहा है कि कश्मीर के हालात देखने हैं तो लाल किले पर देखिए, और कश्मीर को सुरक्षित रखने की बात कहते थे, लेकिन दिल्ली ही अनसेफ हो गई है। अब लगातार उनके बयान सामने आ रहे हैं इसको लेकर। देखिए, ऐसे नेताओं की जो ज़बान है वो कानून इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को इन पे लगाम लगाना चाहिए। इससे दोहरी जहनियत नौजवान बच्चों में बनती है और वो बच्चे डिस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं। ऐसे जो सूडो सेकुलर जो मानसिकता रखने वाले नेता हैं, उनकी अब कोई स्पेस नहीं। इन्होंने पहले भी कश्मीर में कब्रिस्तान भरे हैं और ऐसे नेताओं के जो बयान हैं उस पे पाबंदी लगनी चाहिए। सर, महबूबा मुफ्ती के बयान को एक तरह से समर्थन दिया है कांग्रेस के हुसैन दलवाई ने। उन्होंने कहा है कि RSS के ऊपर भी, कंधे के ऊपर भी लाठी होती है, और जिन जिन संगठनों का हिंसा में विश्वास है उन सब की इंक्वायरी होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती अगर कह रही हैं तो वो ठीक कह रही हैं। देखिए, इंक्वायरी इस बात की होनी चाहिए कि इतने बड़े समाज को बैकवर्ड किसने रखा, इतने बड़े समाज को आज वोट बैंक तक किसने रखा। इंक्वायरी इस बात की होनी चाहिए। इतने बड़े समाज को मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ने नहीं दिया, इसकी रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये रीजनल पार्टीज और कांग्रेस से निकली हुई जमात है। ये मानसिकता देश के अल्पसंख्यक को बर्दाश्त नहीं है। और बीजेपी नेता और दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने महबूबा मुफ्ती के बयान को राष्ट्र विरोधी और भड़काऊ बताया है। महबूबा मुफ्ती का बयान आया है जो लाल किले पर धमाका हुआ, उसमें उन्होंने कहा है कि जिन हाथों में पत्थर होते थे वो अब फिदाइन बन रहे हैं, इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। और अगर कश्मीर के हाल देखें तो लाल किले पर देखिए, महबूबा मुफ्ती साहिबा का जो बयान है वो राष्ट्र विरोधी है, भड़काऊ है और निंदनीय है। एक पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें ऐसे बयान देना शोभा नहीं देता है। वो जो है, उन्होंने कश्मीर के युवाओं को केवल गुमराह करने का काम किया है और वो कश्मीर की स्थिति को अस्थिर करने का पूरा प्रयास कर रही है, खासकर ऐसे वक्त पर जब उन्हें कश्मीर के युवाओं के साथ खड़े होना चाहिए।
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने कश्मीर में बहुत काम किया है। कश्मीर के हालात पहले से कितने बेहतर हुए हैं और विकास हुआ है कश्मीर में। ये ऐसे बयान जो है महबूबा मुफ्ती साहिबा की जो है कश्मीर विरोधी और देश विरोधी सोच को दर्शाता है। उन्हें जो है जबकि कश्मीर के युवाओं के साथ खड़े होकर एक इंस्पिरेशन बनना चाहिए, वो जो है आतंकवाद के साथ खड़ी दिखाई दे रही है मुझे, और उन्हें पाकिस्तान के हाथों में खेलना बंद कर देना चाहिए। तो दिल्ली धमाके के आरोपी डॉक्टर शाहीन इतनी तेज थी कि वो दिन में कोई प्लानिंग ही नहीं करती थी। वो रात में वुल्फ आर में यानी कि रात के समय में सक्रिय होती थी और आतंकियों से जुड़ती थी। जांच एजेंसीज को डॉक्टर शाहीन के वुल्फ आर के बारे में और क्या क्या पता चला है आपको बताते हैं। रात में सक्रिय होती थी शाहीन। वुल्फ आवर में काम करती थी शातिर शाहीन। रात में बनता था आतंक का प्लान। दिल्ली धमाके की मास्टरमाइंड कही जा रही डॉक्टर शाहीन का शैतानी दिमाग रात में चलता था। रात के अंधेरे में वो दहशत फैलाने का जाल बिछाती थी। रात के अंधेरे में आतंकियों से बात करती थी और रात के अंधेरे में ही वो पूरा षड्यंत्र रचती थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक जिस घंटे में डॉक्टर शाहीन अपनी शैतानी साजिश को अंजाम देती थी उसे वुल्फ आवर कहा जाता था। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को शाहीन के चैट बॉक्स से बातचीत का पूरा ब्यौरा मिला और वो पूरी बातचीत रात के 11 बजे से 2 बजे के बीच हुई। जानकारी मिली कि डॉक्टर शाहीन हाउल कोड के जरिए बातचीत शुरू करती थी और वुल्फ पैक नाम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े लोगों से संपर्क करती थी। जांच एजेंसियों की वुल्फ आर वाली थ्योरी तब और पक्की होती नजर आई जब पता चला कि डॉक्टर शाहीन का भाई परवेज लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में तकरीबन 1 साल से नाइट शिफ्ट कर रहा था और रात में उसकी और शाहीन की कई बार बात हुई थी। जांच एजेंसियों को शक है कि इसी दौरान बात करने के लिए डॉक्टर शाहीन ने अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और वुल्फ आवर के दौरान आतंकियों से जुड़ना शुरू कर दिया। आतंकियों के बीच मैडम सर्जन कही जाने वाली शाहीन खुद को वुल्फ पैक व्हाट्सएप ग्रुप की अल्फा कहती थी। उसने महिला आतंकियों के 2 ग्रुप भी बनाए थे जिनका नाम मादा भेड़िया के नाम पर रखा गया था। इसके अलावा कई आतंकियों को भी भेड़ियों के नाम दिए गए थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक वो लोन वुल्फ अटैक की तैयारी में थी, यानी एक ऐसा हमला जिसमें आतंकवादी बिना किसी संगठन के सीधे निर्देश के अकेले ही हमले को अंजाम देता है। ये हमला अकेला व्यक्ति करता है, वो किसी आतंकी समूह का हिस्सा भी नहीं होता है। वो केवल कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित होता है और सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्रोपेगेंडा से प्रभावित होता है। यानी शाहीन रात के अंधेरे में चलता फिरता बम तैयार कर रही थी। एक ऐसा बम जिसे किसी आदेश की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसका दिमाग इतना खराब हो चुका होता कि वो बिना किसी कमांड के कहीं भी बम फोड़ सकता था। और धमाके के बाद उसके तार किसी संगठन से नहीं जुड़ते। जांच एजेंसियों के हाथ खाली रह जाते।